दिल्ली की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना एकदम दिल्ली की सीमा से सटा है। यूपी और दिल्ली की सीमा से सटा होने के कारण लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस अपराधियों पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सतर्क रहती है। आमतौर पर इस थाने के इंचार्ज भी रात रात भर जागकर क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं। 11 और 12 जनवरी 2020 की रात को लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह अदालत में एक जरूरी एविडेंस के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। थाने के एएसआई राजेंद्र पाल सिंह थाना प्रभारी की जिम्मेदारी उठा रहे थे। रात के करीब 4 बजे का वक्त था जब राजेंद्र पाल सिंह सरकारी जीप में अपने हमराहियों के साथ पूरे क्षेत्र में गश्त करके थाने की तरफ लौट रहे थे कि उन्हें पुलिस नियंत्रण कक्ष से वायरलेस पर सूचना मिली कि 3 से 4 बदमाशों ने बेहटा हाजीपुर में मेवाती चौक पर रहने वाले कारोबारी आसिफ अली सिद्दीकी के घर में घुसकर डाका डाला है और लूटपाट का विरोध करने पर व्यापारी की पत्नी समरीन का गला दबा दिया है। वायरलेस से मिली सूचना इतनी ही थी, लेकिन इतनी गंभीर थी कि राजेंद्र पाल सिंह ने थाने न जाकर घटनास्थल पर पहुंचने को प्राथमिकता दी। वहां से मेवाती चौक की दूरी करीब 4 किलोमीटर थी। वहां तक पहुंचने में उन्हें महज 10 मिनट का वक्त लगा। मेवाती चौक पर आसिफ अली सिद्दीकी का घर मुख्य सड़क पर ही था। वहां आस पड़ोस के काफी लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा थी। घर में रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। वहां पहुंचने पर पता चला कि आसिफ अली सिद्दीकी कुछ लोगों के साथ अपनी पत्नी समरीन को जीटीबी अस्पताल ले गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वारदात के बारे में ज्यादा जानकारी तो कोई नहीं दे सका, लेकिन यह जरूर पता चल गया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को वारदात की सूचना पड़ोस में रहने वाले रईसुद्दीन ने दी थी। रईसुद्दीन ने एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को बताया कि रात करीब 3:45 बजे आसिफ ने अपनी छत पर चढ़कर बचाओ बचाओ डकैत डकैत कहकर चिल्लाना शुरू किया था, जिसके बाद आस पड़ोस में रहने वाले वहां एकत्र हो गए थे। पड़ोसियों ने आसिफ के घर के मुख्य द्वार के बाहर से लगी कुंडी खोली थी, जिसे बदमाश भागते समय बाहर से लगा गए थे। चूंकि समरीन की हत्या आपराधिक वारदात के दौरान हुई थी, इसलिए उसका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई पुलिस को ही करनी थी। इसलिए राजेंद्र पाल सिंह ने अपने सहयोगी एसआई विपिन कुमार को स्टाफ के साथ जीटीबी अस्पताल रवाना कर दिया। विपिन कुमार ने जीटीबी अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि समरीन को जब लाया गया था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। विपिन कुमार ने डॉक्टरों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लिखा पढ़ी की औपचारिकताओं को पूरी करने में सुबह के करीब 6 बज चुके थे। आसिफ का रो रो कर बुरा हाल था। विपिन कुमार ने आसिफ को ढांढस बंधाया और उसे अपने साथ लेकर उसके घर मेवाती चौक पहुंच गए। इस दौरान एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह ने घटना की सूचना से लोनी के सीओ राजकुमार पांडे, एसपी नीरज जादौन और एसएसपी कलानिधि नैथानी को अवगत करा दिया था। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एक दिन पहले ही गाजियाबाद में एसएसपी का पद संभाला था। उनके आते ही जिले में गंभीर अपराध की ये पहली घटना थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंच गए। सीओ राजकुमार पांडे ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और क्राइम टीम को भी मौके पर बुला लिया था। इन सभी टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपना अपना काम शुरू कर दिया। यह सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसआई विपिन कुमार आसिफ को लेकर उसके घर पहुंच गए। इसके बाद आसिफ से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। आसिफ ने बताया कि शनिवार रात को वह मकान की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी समरीन 2 बच्चों के साथ सो रहा था। रात करीब 1 बजे कमरे में आहट हुई। वह उठा तो सामने मुंह पर कपड़ा बांधे 2 बदमाश खड़े थे। जब तक वह कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर तमंचा तान दिया और शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इस बीच एक बदमाश ने साथ में सो रहे 1.5 वर्षीय बेटे तैमूर और पत्नी की गर्दन पर छुरा रख दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसके और पत्नी के हाथ बांध दिए। बदमाशों ने उनसे मारपीट करते हुए पूछा कि 5 लाख रुपए कहाँ हैं? कैसे रुपए? कौन से रुपए? उसने बदमाशों से पूछा। उसने बदमाशों को बता दिया कि वह छोटा सा कारोबार करता है, उसके घर में इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी।
जब आसिफ ने रुपए न होने की बात कही तो एक बदमाश ने धमकी दी कि तुम्हारी गर्दन काट देंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी समरीन की चीख निकल गई। इससे घबराए एक बदमाश ने रजाई से समरीन का मुंह दबा दिया। इसके बाद एक बदमाश ने अलमारियों की चाबी लेकर अंदर रखे 1,30,000 रुपए कैश और करीब 70,000 रुपए के गहने निकाल लिए। आसिफ ने यह भी बताया कि ये गहने उसने अपनी साली की शादी में देने के लिए बनवाए थे, जिसकी मार्च में शादी है। आसिफ ने बताया कि इस बीच एक बदमाश बाहर गया और जीने पर खड़े अपने साथी से बात करने लगा। जीने पर खड़ा बदमाश अंदर नहीं आना चाह रहा था। घर से बाहर गए बदमाश ने उससे कहा कि 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। इस पर बाहर खड़े बदमाश ने कहा कि 5 लाख रुपए घर में ही हैं, ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो। आसिफ ने बताया कि गहने कैश निकालने के बाद एक बदमाश आसिफ को गन पॉइंट पर मकान की तीसरी मंजिल पर ले गया, जबकि दूसरा बदमाश समरीन का मुंह रजाई से दबाए वहीं खड़ा रहा। तीसरी मंजिल पर उनका साला जुनैद जो 15 साल का था, बेटी उजमा जो 12 साल की थी और बेटा आतिफ जो 9 साल का था, वो सो रहे थे। वहां पहुंचकर बदमाशों ने जुनैद को उठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने जुनैद से 5 लाख रुपए के बारे में पूछा और मारपीट की। इस बीच पहली मंजिल पर समरीन का मुंह दबाने वाला बदमाश उसके 1.5 साल के बेटे तैमूर को ऊपर लेकर आया और उसकी गर्दन पर छुरा रखकर 5 लाख रुपए मांगे। आसिफ का कहना था कि यह देख वह रोते हुए बदमाशों के पैरों में गिर पड़ा और उसे छोड़ने के लिए कहा। इस पर बदमाशों ने बच्चे को छोड़ दिया और उन सभी को कमरे में बंद करके धमकी दी कि यदि आधे घंटे से पहले कमरे से बाहर निकले तो सभी को मार डालेंगे। इसके बाद वे फरार हो गए। जाने से पहले वे घर के मुख्य द्वार की कुंडी भी बाहर से लगा गए। आसिफ के साले का कहना था कि डर की वजह से वे लोग 20 मिनट तक चुप रहे। इसके बाद आसिफ ने किसी तरह हाथ की रस्सी खोली और खिड़की के पास जाकर पड़ोसी राशिद को आवाज लगाई। पड़ोसियों ने पहले मुख्य द्वार की कुंडी खोली, फिर मकान के भीतर आकर कमरे को बाहर से खोला। वह वहां से पहली मंजिल पर पत्नी को देखने गया तो वह बेहोश मिली। पड़ोसियों की मदद से वह पत्नी को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ सिद्दीकी के मुंह से पूरी वारदात की कहानी सुनने के बाद एसएसपी ने एसपी को इस वारदात का जल्द से जल्द खुलासा करने की हिदायत दी, जिसके बाद सीओ राजकुमार पांडे के निर्देश पर लोनी बॉर्डर थाने में 12 जनवरी की सुबह धारा 452, 394, 302, 34, 120 बी भादमवी के तहत मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया। इस केस की जांच का काम एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को सौंपा गया। घटना का खुलासा करने के लिए सीओ राजकुमार पांडे ने राजेंद्र पाल सिंह के अधीन एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया, जिसमें एसआई विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार, मनोज और दीपक को शामिल किया गया। उसी दोपहर पुलिस ने समरीन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने उसी शाम गमगीन माहौल में समरीन के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। आसिफ अली सिद्दीकी मूल रूप से मेरठ के जानी कलां गांव का रहने वाला है। उसके पिता अफसर अली गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। अफसर अली की 6 संतानों में 5 लड़के और 1 लड़की है। आसिफ भाइयों में तीसरे नंबर पर है। सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है। आसिफ अली ने युवावस्था में बैटरी की प्लेट बनाने का काम सीखा था। सन 2006 में उसकी शादी जानी कलां के रहने वाले तनसीन की बेटी समरीन से हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा आतिफ 9 साल का है, जबकि सबसे छोटा तैमूर अभी 1.5 साल का है। बेटी उजमा तीनों बच्चों में सबसे बड़ी है। तनसीन अली बेटी समरीन की शादी से कई साल पहले गांव छोड़कर लोनी के बेहता की उत्तरांचल विहार कॉलोनी में आ बसे थे। उन्होंने छोटा सा प्लॉट खरीदकर अपना घर बना लिया था। तनसीन फैक्ट्रियों से माल खरीदकर किराने की दुकानों पर सप्लाई करते थे, जिससे उनके परिवार की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। बेटी समरीन के निकाह में भी उन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया था। शादी के बाद समरीन गांव में पति आसिफ के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। आसिफ भी खूबसूरत पत्नी को बेइंतहा प्यार करता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। समरीन एक के बाद 2 बच्चों की मां बन गई। पहले उजमा का जन्म हुआ, फिर आतिफ पैदा हुआ। 2 बच्चे हो गए तो घर के खर्च भी बढ़ गए,
लेकिन कमाई कम थी, इसलिए आसिफ ने गांव छोड़कर शहर में बसने का फैसला किया। सन 2014 में सास ससुर की सलाह पर आसिफ लोनी के बेहद आकर किराए के मकान में रहने लगा। यहीं पर उसने अपना बैटरी की प्लेट बनाने का कारोबार बढ़ाना शुरू किया। 1 साल के भीतर ही उसने अपने पिता और ससुर की मदद से मेवाती चौक के पास 50 गज का एक प्लॉट लेकर उसमें 3 मंजिला मकान बना लिया। आसिफ सिद्दीकी ने ग्राउंड फ्लोर पर अपनी वर्कशॉप और गोदाम बनाया, जबकि पहले, दूसरे व तीसरे फ्लोर पर वह खुद रहने लगा। परिवार तेजी से बढ़ रहा था। 1.5 साल पहले समरीन ने एक और बेटे को जन्म दिया। मेहमानों का भी घर में आवागमन रहता था, इसलिए आसिफ ने तीसरे फ्लोर को आने जाने वालों के ठहरने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा हुआ था। आसिफ सिद्दीकी का इकलौता साला जुनैद अपने जीजा के पास रहकर काम सीख रहा था। हालांकि आसिफ की ससुराल उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए जुनैद कभी अपने घर चला जाता था तो कभी अपनी बहन के घर पर ही रुक जाता था। आसिफ और उसकी ससुराल वाले एक दूसरे के यहाँ रोज आते जाते थे और एक दूसरे की कुशलक्षेम लेते रहते थे। लोनी में आने के बाद समरीन को यह फायदा हो गया था कि वह अपने परिवार के पास आ गई थी। हर दुख सुख में माता पिता और भाई बहन उसके साथ खड़े नजदीक थे। आसिफ की जिंदगी मजे में गुजर रही थी कि अचानक 11 जनवरी की रात जब बदमाशों ने उसके घर में घुसकर लूटपाट की, तो इस हादसे में बीवी समरीन की मौत के बाद उसकी दुनिया ही उजड़ गई। विवेचना अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह ने आसिफ से पूछताछ के बाद जब उसके परिवार की पूरी कुंडली खंगाली, तो उन्होंने अपना ध्यान घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने पर केंद्रित कर दिया। दरअसल राजेंद्र पाल ने कई बार घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि 50 गज के 3 मंजिला मकान में एंट्री का एक ही रास्ता है, जो भूतल पर बने मुख्य द्वार के रूप में है। इसी फ्लोर पर आसिफ की वर्कशॉप है। आसिफ का मकान चारों तरफ से ऊपर व नीचे से पूर्णतः बंद था। कहीं से भी घर में प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं था। बाहरी व्यक्ति का आने व जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं था। मकान में बाहरी बदमाशों के घुसने के लिए कोई दरवाजा, खिड़की या लॉक टूटा नहीं मिला, मतलब कि दरवाजे से फ्रेंडली एंट्री हुई थी। सीसीटीवी की फुटेज से यह बात तो साफ हो गई कि वारदात को अंजाम देने के लिए घर में 3 बदमाश घुसे थे। आसिफ सिद्दीकी ने भी अपने बयान में यह बात कही थी कि वारदात में शामिल बदमाशों की संख्या 3 से 4 थी, लेकिन उसने देखा 3 को ही था। बस इतना समझना बाकी था कि बदमाशों को घर में आने के लिए घर के ही किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला था या परिवार के लोग गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए थे। हालांकि आसिफ ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि घर के मुख्य द्वार को अंदर से उसी ने बंद किया था। दूसरी अहम गुत्थी यह थी कि सीसीटीवी कैमरे में आसिफ के घर की तरफ आने वाले लोग 9 बजे के करीब आए थे और रात को 3:45 बजे वापस जाते दिखे थे। पीड़ितों के मुताबिक वारदात करने का वक्त 1 से 3 बजे के बीच का था। अब सवाल यह था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश करीब 4 से 5 घंटे तक कहां छिपे रहे। अगर वे घर के बाहर होते तो सीसीटीवी कैमरे में या लोगों की नजर में जरूर आते। अगर वे घर के अंदर आकर छिप गए थे तो परिवार में किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। 13 जनवरी को लोनी बॉर्डर थाने के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह छुट्टी से वापस लौट आए। उन्हें थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात की सूचना मिली तो उन्होंने जांच अधिकारी एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को बुलाकर मामले की विस्तार से जानकारी ली। जब राजेंद्र पाल सिंह ने एसएचओ को अपने शक के बारे में बताया तो उन्होंने आसिफ सिद्दीकी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कहा। अपने सीनियर अधिकारी की हरी झंडी मिलते ही राजेंद्र पाल सिंह ने पूछताछ के बहाने आसिफ को थाने बुला लिया। इस दौरान उन्हें मुखबिरों की मदद से एक बात पता चल चुकी थी कि आसिफ रंगीन मिजाज का है। अपनी पत्नी से उसका अक्सर झगड़ा होता था। दोनों के बीच विवाद का कारण कोई महिला थी। हालांकि जांच अधिकारी ने समरीन के पिता तनसीन को बुलाकर इस जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए, लेकिन वे कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। उन्होंने इतना जरूर बताया था कि आसिफ और समरीन में पिछले कुछ महीनों से अक्सर झगड़ा और मारपीट होती थी, लेकिन वे बेटी के घर में ज्यादा दखल देना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह तो घर घर में होता है। उन्होंने कॉलोनी में 3 मकान छोड़कर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की उस रात की फुटेज निकलवा ली थी, जिससे पता चला कि 11 जनवरी की रात 9 बजे
तीन लोग आसिफ के मकान तक गए थे। वही लोग 12 जनवरी की सुबह करीब 3:35 पर मकान से निकलकर गली से बाहर जाते हुए दिखे। पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या उस रात किसी के घर कोई मेहमान तो नहीं आए थे। पता चला कि आस पड़ोस के किसी भी मकान में उस रात कोई अतिथि नहीं आया था। चूंकि आसिफ का मकान गली के अंतिम सिरे पर था और गली आगे से बंद भी थी, इसीलिए जांच अधिकारी को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिवार का ही कोई सदस्य बदमाशों से मिला हुआ हो और उसने ही बदमाशों के लिए दरवाजे खोले हों। आस पड़ोस के लोगों ने पूछताछ में इस बात की पुष्टि जरूर कर दी थी कि उन्होंने उस रात करीब 9 बजे गली में 3 अनजान लोगों को जाते देखा था। लेकिन वे लोग किसके यहां जा रहे हैं, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ लोगों ने 8:30 बजे के करीब आसिफ को अपने घर के मुख्य द्वार के बरामदे में बैठकर काम करते हुए देखा था। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि हो न हो घर का कोई सदस्य बदमाशों से मिला हुआ हो। चूंकि आसिफ की पत्नी समरीन की हत्या हो चुकी थी, इसलिए उस पर शक करने का कोई औचित्य नहीं था। अब 2 ही पुरुष सदस्य थे जिन पर शक किया जा सकता था। एक था आसिफ का साला जुनैद और दूसरा खुद आसिफ सिद्दीकी। चूंकि जुनैद अभी 15 साल का किशोर था और दीन दुनिया से वाकिफ नहीं था, इसलिए जांच अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह की नजरें आसिफ पर आकर ठहर गईं। उन्होंने आसिफ को पूछताछ के बहाने थाने बुलवा लिया। आसिफ से गहनता से पूछताछ शुरू हो गई। जांच अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह ने पहले तो उससे इधर उधर की पूछताछ शुरू की, लेकिन फिर उन्होंने आसिफ सिद्दीकी से सीधा सपाट सवाल किया। देखो आसिफ, हमें सब पता चल गया है कि तुमने अपनी बीवी को खुद मरवाया है। अब सीधे तरीके से यह बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी की हत्या करवाई। हमें यह भी पता है कि बदमाशों को तुमने ही बुलाया था। राजेंद्र पाल सिंह ने तीर तो अंधेरे में मारा था, लेकिन लगा एकदम निशाने पर। इस तरह के सवाल की आसिफ को उम्मीद नहीं थी। वह घबरा गया। जांच अधिकारी ने उसे और ज्यादा डरा दिया। देखो, अगर सच बता दोगे तो हम तुम्हें बचा भी सकते हैं, लेकिन सच नहीं बताया तो। आसिफ सिद्दीकी की घबराहट चरम पर पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से वह जांच अधिकारी के पांवों में गिर गया। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसलिए पत्नी को मरवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर। सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। किसी तरह बचा लीजिए। एसएचओ शैलेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस द्वारा तुक्के में कही गई बात का ऐसा असर होगा कि आसिफ इतनी जल्दी गुनाह कबूल कर लेगा। उसने एक बार अपना गुनाह कबूला किया तो फिर पुलिस को पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी हिचकिचाहट और टालमटोल के बाद आसिफ सिद्दीकी ने बताया कि लगभग 3 साल से उसका अपनी साली के साथ अफेयर चल रहा था। एक बार उसकी पत्नी बीमार हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। समरीन की मां शमशीदा अस्पताल में बेटी की तीमारदारी के लिए रुक गई थी, जबकि छोटी बेटी फातिमा को उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए आसिफ के घर भेज दिया था। वैसे तो तनसीन की तीनों ही बेटियां सुंदर थीं, लेकिन जवानी की दहलीज पर खड़ी सबसे छोटी बेटी फातिमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर आसिफ सिद्दीकी सोचता था कि अगर उसकी शादी फातिमा से हुई होती तो कितना अच्छा होता। फातिमा को वह प्यार भरी नजरों से देखता था, लेकिन जब अपनी बहन की बीमारी और उसके अस्पताल में होने के कारण फातिमा को जीजा के घर आकर रहना पड़ा, तो मानो आसिफ की हसरतों को बल मिल गया। न जाने कैसे एक दिन फातिमा जब वॉशरूम में नहा रही थी तो जल्दबाजी में आसिफ बाथरूम में घुस गया। उस दिन पहली बार आसिफ ने अपनी हसीन साली का संगमरमर में तराशा हुआ बदन देखा तो उस पर मदहोशी छा गई। रिश्ते की मर्यादा भूलकर उसने फातिमा को वहीं पर अपनी बाहों में भर लिया। फातिमा जीजा की बाहों में कसमसाई, विरोध किया, लेकिन आसिफ पर हवस का भूत सवार था। थोड़ा विरोध करने के बाद फातिमा भी जीजा की बाहों में समा गई। फातिमा के शरीर को पहली बार किसी मर्द के स्पर्श का एहसास मिला था। वह पहली बार हुआ एक हादसा था। लेकिन इसके बाद फातिमा और आसिफ सिद्दीकी के बीच इस नाजायज रिश्ते की कहानी हर रोज लिखी जाने लगी। चंद रोज बाद समरीन अस्पताल से ठीक होकर वापस घर आ गई। कुछ दिन तीमारदारी के बहाने फातिमा बहन के घर पर ही रही। आसिफ को जब भी मौका मिलता वह उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी भूख मिटा लेता। फातिमा को भी अब जीजा आसिफ का इस तरह उसके शरीर को मसलना अच्छा लगने लगा था।
कुछ दिन बाद फातिमा वापस घर चली गई। हालांकि घर इतनी दूर भी नहीं था कि आना जाना न हो सके। इस घटना के बाद फातिमा अक्सर किसी बहाने से बहन के घर आने जाने लगी। इसी बीच 1.5 साल बाद समरीन गर्भवती हुई तो फातिमा एक बार फिर बहन की तीमारदारी के लिए महीने भर उसके घर आकर रही। इस दौरान फिर से दोनों के बीच नाजायज रिश्तों का अध्याय लिखा जाने लगा। समरीन ने छोटे बेटे तैमूर को जन्म दिया, लेकिन तब तक आसिफ और फातिमा के बीच नाजायज रिश्ते की भनक न तो समरीन को लगी थी, न ही फातिमा के परिवार वालों को। लेकिन फातिमा के शरीर की गंध पाने के बाद आसिफ को अपनी पत्नी समरीन से लगाव कम होने लगा था। अचानक आसिफ सिद्दीकी के मन में फातिमा को अपना बनाने की लालसा तेज होने लगी। उसने सोचा कि अगर समरीन मर जाए तो वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए ससुराल वालों को मौसी को उनकी मां बनाने के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन सवाल था कि हट्टी कट्टी और जवान समरीन मरेगी कैसे। आसिफ के मन में उसी समय यह ख्याल आया कि क्यों न समरीन को किसी ऐसे तरीके से मार दिया जाए कि उसकी मौत सबको स्वाभाविक लगे। बस ये ख्याल मन में आते ही उसके दिमाग में साजिश के कीड़े रेंगने लगे। आसिफ का एक दोस्त था रविंद्र, जो गोविंद टाउन बेहता हाजीपुर में रहता था और वहीं पर जन कल्याण क्लिनिक चलाता था। वैसे तो रविंद्र झोलाछाप डॉक्टर था, लेकिन आसिफ के साथ खाने पीने के कारण उसकी दोस्ती हो गई थी। आसिफ सिद्दीकी अपने बच्चों को उसी से दवा वगैरह दिलवाता था। उसने अपने मन की बात एक दिन रविंद्र को बताई। उसने कहा कि इलाज के बहाने वह समरीन को ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि उसकी मौत हो जाए। रविंद्र इस काम के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसने इस काम के लिए पैसे मांगे। आसिफ सिद्दीकी ने कह दिया कि वह काम कर दे, इसके बदले वह उसे मोटी रकम देगा। लिहाजा डॉक्टर रविंद्र ने उसे एक ऐसी दवा दे दी जिसको खाने के बाद समरीन पर रिएक्शन होना था। लेकिन संयोग से उस दवा को खाने के बाद जो थोड़ा बहुत असर हुआ, उसे समरीन ने घरेलू उपचार करके ठीक कर लिया। पहली साजिश फेल हो गई तो डॉक्टर रविंद्र ने कहा, चलो तुम्हें एक और डॉक्टर संदीप से मिलाता हूं, जो लोनी में श्री साईं क्लिनिक चलाते हैं। आसिफ का काम करने के लिए संदीप ने पैसे की मांग की तो आसिफ ने दोनों को 30,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर संदीप ने एक दिन बुखार के इलाज के बहाने आसिफ के साथ उसके घर जाकर समरीन को एक जहरीला इंजेक्शन भी दिया। लेकिन कई दिन इंतजार के बाद भी समरीन की मौत नहीं हुई तो आसिफ निराश हो गया। इस दौरान संदीप और रविंद्र आसिफ से मिले पैसे से मौज मस्ती करने के लिए मंसूरी चले गए। जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि इंजेक्शन से भी समरीन की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए आसिफ उनसे पैसे वापस मांगने लगा। तब संदीप ने कहा कि वह एक आदमी के जरिए इस काम को सफाई से करवा सकता है, लेकिन इस काम में थोड़ी ज्यादा रकम लगेगी। आसिफ सिद्दीकी इसके लिए भी तैयार हो गया। लेकिन इस दौरान आसिफ की साली फातिमा का उसके घर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। समरीन ने देखा कि फातिमा उसे छोड़कर अपने जीजा के आसपास कुछ ज्यादा मंडराती है, तो उसे शक हुआ। उसने दोनों के ऊपर निगाहें रखनी शुरू कर दी। शक यकीन में तब बदल गया जब एक दिन फातिमा चाय देने के बहाने नीचे वर्कशॉप में आसिफ के पास पहुंची और आसिफ ने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। संयोग से शक की पुष्टि के लिए समरीन पीछे से आ गई और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उस दिन खूब हंगामा हुआ। उस दिन समरीन ने छोटी बहन को खूब डांटा और आसिफ से उसकी जमकर लड़ाई हुई। समरीन ने अपने माता पिता को तो बहन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन परिवार वालों पर जोर देना शुरू कर दिया कि वह जल्द से जल्द फातिमा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसका निकाह कर दें। परिवार वालों ने उसके लिए लड़का देख लिया और 7 मार्च 2020 निकाह की तारीख तय कर दी। इस बीच फातिमा के निकाह को लेकर समरीन और आसिफ में अक्सर झगड़ा होने लगा। आसिफ समरीन से कहता था कि 2 बहनें एक साथ एक ही पति की बेगम बनकर भी तो रह सकती हैं। पता नहीं जिससे फातिमा की शादी हो वो लोग कैसे हों, उसे सुख दे सकें या नहीं। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ता कि मारपीट तक हो जाती। दोनों के बीच मारपीट की बात समरीन के माता पिता तक पहुंची, लेकिन समरीन ने उन्हें कभी हकीकत का पता नहीं लगने दिया। जब आसिफ सिद्दीकी ने देखा कि समरीन उसके और फातिमा के रास्ते का कांटा बन चुकी है, तो उसने आखिरकार उसकी हत्या के लिए आखिरी साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया।
आसिफ ने डॉक्टर संदीप से कहा कि अब वह जल्द से जल्द समरीन की हत्या वाला काम करवा दे। इसके बाद संदीप आसिफ को अपने साले के साले सुनील शर्मा निवासी भीमपुर, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद के पास ले गया, जो इन दिनों लोनी की पुश्ता कॉलोनी में रहता था। आसिफ को जब पता चला कि सुनील शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले उत्तराखंड जेल में भी रह चुका है, तो उसे यकीन हो गया कि यह आदमी उसका काम कर देगा। आसिफ ने सुनील से 2 लाख रुपए में समरीन की हत्या का सौदा पक्का कर लिया, जिसमें से लगभग 90,000 रुपए आसिफ ने सुनील को 2-3 बार में दे दिए। लेकिन जैसे जैसे फातिमा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे आसिफ को समरीन की हत्या की जल्दी होने लगी थी। 9 जनवरी 2020 को आसिफ ने सुनील से बेहटा हाजीपुर में उत्तरांचल सोसाइटी के पास मुलाकात की और बताया कि 11-12 जनवरी की रात को उसे यह काम पूरा करना है। उसने सुनील को पूरा प्लान भी समझा दिया। इस काम में सुनील ने अपने 2 अपराधी दोस्तों को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक 11 जनवरी 2020 की रात सुनील अपने दोनों साथियों के साथ मेवाती चौक पर आसिफ के घर के बाहर पहुंचा। योजना के मुताबिक आसिफ दरवाजा खोलकर काम कर रहा था। उसने नीचे वाले कमरे में सुनील व उसके दोनों साथियों को बैठा दिया और खुद सोने के लिए ऊपर चला गया। आधे घंटे में खाना खाने के बाद उसने अपने साले और बेटे, जो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, से मोबाइल लेकर बंद कर दिए और जल्दी से सोने को कहा ताकि सुबह जल्दी उठा जा सके। उसने जीने की तरफ आने वाले गेट की कुंडी नहीं लगाई थी ताकि सुनील वो उसके साथी आसानी से दरवाजा खोलकर ऊपर आ सकें। प्लान के मुताबिक रात 1 से 3 बजे के बीच में सुनील अपने दोनों साथियों के साथ उस कमरे में आया जहां आसिफ व उसकी बीवी सो रहे थे। आसिफ ने उन तीनों के साथ मिलकर पहले अपनी पत्नी समरीन की गला घोंटकर हत्या करवा दी, फिर अपने हाथ पैर बंधवाकर ऊपरी मंजिल पर ले जाने के लिए कहा ताकि ऊपर सो रहे साले व लड़के को लगे कि वास्तव में बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या हो जाने के बाद आसिफ सिद्दीकी ने बदमाशों से कहा कि 23,000 रुपए और लगभग 70 से 75,000 रुपए का हार अलमारी में रखा है, जिसे तुम अपने शेष 1 लाख रुपए के रूप में ले लो। वारदात के दौरान उसने अपने हाथ थोड़ा ढीले बंधवाए ताकि उनके जाने के कुछ देर बाद वह हाथ खोलकर शोर मचा सके, किसी को शक न हो। इसलिए उसने ही बदमाशों को ऊपर के कमरे में सबको बंद करके कुंडी बाहर से बंद करने और जाते समय मकान के मुख्य द्वार को बाहर से बंद करने का आइडिया दिया था। आसिफ सिद्दीकी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी शाम झोला छाप डॉक्टर रविंद्र और संदीप को भी समरीन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आसिफ ने जो प्लान तैयार किया था उसमें उसने एक गलती कर दी थी। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि जब पूरे घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो बिना जबरदस्ती किए बदमाश घर के अंदर दाखिल कैसे हो गए। इस बात का वह क्या जवाब देगा। बस यहीं से पुलिस को उस पर शक होना शुरू हो गया। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी आसिफ सिद्दीकी और उसके दोनों सहयोगियों रविंद्र और संदीप को आवश्यक पूछताछ के बाद जांच अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह ने अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। बाकी 3 फरार आरोपियों में से सुनील शर्मा को पुलिस ने 17 जनवरी 2020 को लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुनील ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। मात्र 72 घंटे में ब्लाइंड मर्डर ऑफ डकैती केस को सुलझाने के लिए एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी ने विवेचक और लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।